बात करेंगे टीटी सिलेबस को लेके आपके बहुत सारे डाउट आ रहे हैं कि सिलेबस क्या रहने वाला है, पूरा चर्चा करेंगे। देखिए, इसका अभी ऑफिशियल कोई सिलेबस नहीं है। इसको प्रीवियस ईयर में जो एग्जाम हुए उसका एक एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन क्या क्या सिलेबस आता था टेक्निकल को लेके या बाकी का सारा चर्चा करेंगे। पहले इसका एक ओवरव्यू कर लेते हैं। देखिए, आपका डाउट है टीटी और टीसी को लेके। देखिए, टीसी को टिकट कलेक्टर कहते हैं, जो कि स्टेशन पे आपकी जो टिकट चेक करते हैं वो टीसी होते हैं। और एक टीटीई होता है जो कि ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर होता है, जो कि आपकी चलती गाड़ी में, चलती ट्रेन में जो टिकट चेक करने आते हैं वो टीटीई होते हैं। ये 12th बेसिक से वैकेंसी निकलती रही है और टीसी की वैकेंसी एनटीपीसी ग्रेजुएशन के जरिए आती है। जो इस बार आई थी तो टीसी की जो वैकेंसी आई थी उसमें ट्रेन टिकट क्लर्क थे। जो आपका डाउट है उसमें टिकट क्लर्क की वैकेंसी थी, जो कि विंडो पे आपकी टिकट देते हैं उनको, उनकी वैकेंसी टीसी में आपको अब की बार देखने को मिली थी, जिनको कम क्लर्क बोलते थे। उसके बाद में इसका प्रीवियस ईयर में क्या क्या टॉपिक से इसमें क्वेश्चन पूछा जाता था उसका आज आपको मैं बताता हूँ। देखिए, जनरल अवेयरनेस का पोर्शन इसमें देखने को मिलता था, जिसमें 40 क्वेश्चन आपको मिलते थे और इसके लिए 40 क्वेश्चन मिलते थे। उसके बाद अर्थमेटिक के आपको 40 क्वेश्चन देखने को मिलते थे। और उसके बाद बात करें तो टेक्निकल एबिलिटी, ये टेक्निकल एबिलिटी में 40 क्वेश्चन आपको 40 नंबर के देखने को मिलते थे। अब उसमें क्या मिलता था वो आज मैं टेक्निकल एबिलिटी का आगे हम पूरा सिलेबस देखने वाले हैं। उसके बाद में जनरल इंटेलिजेंस के भी आपको 40 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते थे। उसके बाद में रीजनिंग का भी आपको 40 क्वेश्चन देखने को मिलते थे, जो कि टोटल क्वेश्चन बनाते थे वो 200 क्वेश्चन बनाते थे। लेकिन इस बार शायद पैटर्न चेंज हो सकता है, आपको जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग एक ही में देखने को मिले और एक और सब्जेक्ट जुड़ जाए, जो कि साइंस आपके इस सिलेबस में जुड़ सकता है। इसके लिए आपको और ये 40 क्वेश्चन को घटाया भी जा सकता है, क्योंकि इसके लिए टोटल टाइम 2 घंटे मिलता था। अब जो ज्यादातर आप देखते हैं 90 मिनट 1.5 घंटे का एग्जाम होता है और 100 क्वेश्चन लिए जाते हैं, तो उसी हिसाब से इसको तोड़ मरोड़ के आपके सामने पेश किया जा सकता है। लेकिन इसमें बात एक आपको देखने वाली है, क्योंकि सिलेबस इसमें क्या नहीं बदलने वाला है। जनरल अवेयरनेस आपके लिए सेम रहने वाली है, चाहे आप टीटीई की तैयारी करें या आप आरपीएफ की तैयारी करें या किसी भी एग्जाम की करें, तो कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो इसमें नहीं बदलने वाले हैं, उनकी आप तैयारी कर सकते हैं अच्छे से। तो इसके बाद में अर्थमेटिक आप पढ़ सकते हैं, टेक्निकल एबिलिटी का भी सिलेबस आगे देखेंगे, जनरल इंटेलिजेंस हो गया, रीजनिंग हो गया, और एक साइंस का इसमें मुझे लग रहा है कि जोड़ा जा सकता है, वो आगे देखना होगा कि जोड़ते हैं कि नहीं। इसके लिए पहले 2 घंटे मिलता था, 200 क्वेश्चन पूछे जाते थे, 200 नंबर के होते थे, और ये भी एमसीक्यू टाइप होता था, लेकिन ऑफलाइन मोड में होता था। इसके बाद में इसीलिए आपको ज्यादातर इसका कोई प्रीवियस सेट वगैरह वो आसानी से उपलब्ध नहीं होता, क्योंकि ऑफलाइन एग्जाम होता था। उसके बाद में इसकी नेगेटिव मार्किंग होती थी पहले, और अब की बार भी होगी। क्वालिफिकेशन इसमें 12th पास होती है, और अब आगे इसमें क्या करते हैं ये देखने वाला विषय है। इसमें नोटिफिकेशन आने के बाद ही इसका कहा जा सकता है, लेकिन बेसिक क्वालिफिकेशन इसमें 12th पास ही होती है। टीसी के लिए ग्रेजुएशन होती है, जो एनटीपीसी से निकलती है। उसके बाद में बात करते हैं, देखिए इसके सिलेबस के बारे में थोड़ा एक ओवरव्यू कर लेते हैं, क्या क्या सिलेबस आने वाला है, क्या क्या आता था, वो सब आप देख लेते हैं, जिससे आपको एक आइडिया हो जाएगा सिलेबस का। सबसे पहले देखिए नॉन वर्बल रीजनिंग देखते हैं, और इधर वर्बल रीजनिंग। सबसे पहले बात करते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग की। इसमें पेपर कटिंग पूछा जाता था, उसके बाद में वाटर इमेज, कंसिस्टेंसी ऑफ स्क्वायर पूछा जाता था, आपको गिनना होता था, ट्राइंगल को गिनना होता है, जो बहुत ही इजी होता है, आप पढ़ लेंगे। नॉन वर्बल रीजनिंग ऐसी पोर्शन है जिसमें आप अच्छे नंबर ला सकते हैं 1-2 बार की प्रैक्टिस से। उसके बाद में मिरर इमेज हो गया, क्यूब एंड डाइस से क्वेश्चन आता था, फिगर एनालिसिस हो गया, सीरीज हो गया, रूल्स डिटेक्शन हो गया, बहुत सारे रूल्स देते हैं जो आपको डिटेक्ट करने होते हैं। पेपर फोल्डिंग होता है, पेपर को काट दिया जाता, पहले फोल्ड कर दिया जाता है फिर काट दिया जाता है, ये इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। फिगर मैट्रिक्स होता है, बहुत सारे फिगर देते हैं, उसमें से आपको वो चुनना होता है। अब बात करते हैं वर्बल रीजनिंग की। वर्बल रीजनिंग में क्या पूछा जाता है, अल्फा नंबर सीरीज आपसे पूछी जा सकती है। उसके बाद में वेरिफिकेशन ऑफ ट्रुथ स्टेटमेंट आपसे वेरीफाई किया जा सकता है, कोई भी स्टेटमेंट दे देगा तो आप अपने पर्सनल तौर पे क्या सोचते हैं वो आप देखा जाता है। और ये रेलवे में इस प्रकार के क्वेश्चन अब और ज्यादा बढ़ गए, इसका वेटेज ज्यादा हो गया 2018 के बाद, जब से ऑनलाइन एग्जाम होना शुरू हुआ है कंप्यूटर बेस्ड, तब से ऐसे क्वेश्चनों का जो संख्या है वो ज्यादा बढ़ गई है। आपको इसके लिए अच्छे से आपको
प्रैक्टिस करनी होगी। आपको पर्सनल व्यू से ना सोचते हुए पूरा सामाजिक के हिसाब से सोचना होता है। जैसे स्टेटमेंट और कंक्लूजन होता है या आर्गुमेंट होता है, उसमें भी आपको कथन निष्कर्ष में भी ऐसे निष्कर्ष निकालने होते हैं। पजल टेस्ट हो गया, पजल टेस्ट आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं तो डायरेक्शन आपसे पूछा जाता है। डायरेक्शन आप रीजनिंग में कहीं ना कहीं पढ़ते होंगे, किसी भी तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद में सिचुएशन रिएक्शन, सिचुएशन आपके सामने एक बना दी जाएगी तो उसमें आप कैसे रिएक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपके आप जिला अधिकारी हैं और आपके जिले में बाढ़ आ गई है, तो आपका क्या हो रहेगा, इस प्रकार के आपका क्या रिएक्शन रहेगा। ये सब आपको उस सिचुएशन में डाला जाता है और आपसे उस सिचुएशन से निकलवाने के लिए ऐसे टेस्ट आपसे दिए जाते हैं। इसमें छोटा मोटा तौर पे आपको वो देखने को मिलेगा। उसके बाद में डाटा सफिशियंसी मिलेगा, ब्लड रिलेशन मिलेगा, ए बी की बुआ है, बी सी का पिताजी है, ये सब। सीरीज कंपटीशन आपसे देखने को मिलेगा। सीरीज नंबर सीरीज हो सकती है वो, या अल्फा सीरीज हो सकती है। कोडिंग डिकोडिंग एक अच्छा टॉपिक है जिसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। उसके बाद में असर्शन एंड रीजनिंग, पूर्व धारणाएं और ये सब आपसे पूछा जा सकता है। एनालॉजी आपसे पूछी जा सकती है। उसके बाद में वेन डायग्राम अच्छा टॉपिक है और ये भी आपसे पूछा जा सकता है। वर्ड सीक्वेंस, नंबर सीक्वेंस, अल्फा सीरीज, ये सब आपसे पूछे जाएंगे। मिसिंग कैरेक्टर, कोई भी आपको दे दिया जाएगा, मिसिंग कैरेक्टर होगा, उसको आपको सीरीज के हिसाब से या कैसे भी जिस प्रकार का क्वेश्चन हो उस हिसाब से आपको छांटना होता है। उसके बाद में टेस्ट ऑन अल्फाबेट्स आप एक बार कर लेंगे, इससे कई सारे आपके टॉपिक हो जाते हैं। उसके बाद में एलिजिबिलिटी टेस्ट आपसे पूछा जाएगा। तो दोस्तों ये था। आगे बात करते हैं आगे का सिलेबस क्या रहने वाला है। देखिए सबसे पहले जनरल अवेयरनेस में इसमें देखते हैं ज्योग्राफी पूछी जाती है, ज्योग्राफी का पोर्शन आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद पॉलिटी पूछी जाती है, हिस्ट्री पूछी जाती है और इसमें अच्छे खासे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद फेमस प्लेसेज हो गए, जहाँ भी विश्व में यूनेस्को धरोहर है या वेटलैंड्स होते हैं या वो सब इसमें पूछे जाते हैं, या कोई भी मंदिर होता है पुराना, या इस प्रकार के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। या गुफाएं होती हैं, अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा, ये सब क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। फेमस प्लेसेज आपको कवर करने होंगे और इसमें रेलवे एग्जाम में हर सेट में आपको एक दो क्वेश्चन इसमें देखने को जरूर मिलेगा फेमस प्लेसेज को लेके। उसके बाद न्यू इन्वेंशंस, कहाँ क्या इन्वेंशन हो रहा है, आपको टेक्नोलॉजी से कनेक्ट रहना होगा उसके लिए। उसके बाद में साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन क्या क्या हो रही है, ये सब आपको देखना होगा। इसमें नोबेल प्राइजेज हो गए और ये सब आपको देखना होगा और इसके लिए आपको करंट से भी जुड़ा रहना होगा और पास्ट में भी जो कुछ हुआ है वो भी आपको पढ़ना होगा। उसके बाद में इकोनॉमिक इश्यू ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक इश्यू ये ऐसा टॉपिक है, आज कुछ समय पहले इसमें से बहुत कम क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब इस बार इसमें अच्छे क्वेश्चन आने लगे हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। ये भी आपको पढ़ना होगा कि बहुत सारी संस्थाएं होती हैं जो कि भारत की विकास दर नापती हैं, या बहुत सारी ऐसी होती है जो जीडीपी का अनुमान लगाती है। ये सब आपको इस पर नजर रखनी पड़ेगी। आरबीआई से रिलेटेड आपको नजर रखनी पड़ेगी। उसके बाद में इंडियन कल्चर एक स्पेशल टॉपिक है, इसमें बहुत सारे आपको लोक नृत्य, लोक डांस, ये सब आपको देखने को मिलता है। पूरा इंडियन कल्चर आपको करना पड़ेगा। उसके बाद में इंटरनेशनल इश्यू होते हैं काफी सारे इंटरनेशनल, आजकल जैसा देख रहे हैं रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध हो रहा है, या इंग्लैंड ग्रेट ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर के लिए जैसी लड़ाई हो रही थी अभी ऋषि सुनक और उनके बीच में, ये सब आपको इसके बीच में देखते रहना होगा। उसके बाद में कंट्रीज और कैपिटल, ये टॉपिक आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते होंगे तो सबसे पहले आप कंट्रीज और उसकी कैपिटल्स पढ़ते होंगे। ये भी इसमें जो करंट में रिलेटेड रहता है, जो भी उससे रिलेटेड ज्यादा पढ़ने की कोशिश करें इसमें। उसके बाद में नेशनल न्यूज, जो भी नेशनल अपने देश में जो न्यूज होती है, जो हाईलाइटेड पर्सनैलिटी होती है, अवार्ड होते हैं, ऑनर होते हैं, वो सब आपको देखने होंगे इसमें। उसके बाद में वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूनिसेफ हो गया, यूनेस्को एक अपना ऑर्गेनाइजेशन है, वो काफी सारी चीजों को लेके धरोहर में शामिल करते हैं वो सब। और ऑर्गेनाइजेशन हो गया, आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गई, एशिया डेवलपमेंट बैंक हो गई, ये सब आपको देखना पड़ेगा। अब बात करते हैं टेक्निकल एबिलिटी को लेके। टेक्निकल को लेके आपके बहुत सारे क्वेश्चंस में से पूछे जाते हैं कि टेक्निकल में क्या क्या आने वाला है, क्या आएगा, इलेक्ट्रिकल आती है, क्या आती है, इसको लेके क्लियर नहीं हो पा रहा है कहीं भी। तो मैं आज आपको बता दूं, ये प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पेपर होता था उसका सिलेबस है, उसमें जो टेक्निकल एबिलिटी पूछा जाता था पहले उसको डिसाइड करते हैं, फिर आपसे बात करता हूँ। सबसे पहले इसमें देखिए बात की जाए तो एसी फंडामेंटल्स पूछा जाता है।
उसके बाद में पावर सिस्टम हो गया। दरअसल ये इलेक्ट्रिकल से ज्यादा रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, उसको आपको अच्छे से पढ़ना होगा। यूटिलाइजेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपसे पूछी जाती है, जैसे बहुत सारी एनर्जी होते हैं, विंड एनर्जी, ये एनर्जी, सब आपको कैसे उसको यूटिलाइज करना है, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। इलेक्ट्रिकल मशीन्स होती हैं, वो सब आपको पढ़नी होंगी। मैग्नेटिक सर्किट होता है, ये आपको पढ़ना होगा। नेटवर्क थ्योरी, जो कि 12th अगर आपने की होगी तो आप देखे होंगे इसको, इलेक्ट्रिकल बेसिक होता है। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी इसमें थोड़ी बहुत पूछी जाती है, वो भी आपको कवर करनी होगी। मेजरमेंट और इट्स मेजरिंग डिवाइस, ये मैकेनिकल का भी चैप्टर है, इसमें मेजरमेंट और मेजरिंग डिवाइस पूछे जाते हैं। इसमें आपसे जो भी सिलेबस में होता है उससे रिलेटेड पूछा जाता है। इलेक्ट्रिकल भी हो सकता है इसमें मेजरमेंट डिवाइस, और मैकेनिकल भी हो सकते हैं, ये सब आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, ये अलग से एक टॉपिक होता है, जो कोई भी इंडस्ट्री या आपने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में पढ़ा होगा, एक अलग से इंजीनियरिंग में जो टॉपिक होता है उसी का छोटा रूप यहाँ आपको देखने को मिलता है कि कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसकी एस्टिमेट और उसकी कॉस्टिंग वगैरह करनी होती है, वो इसमें पूछा जाता है। उसके बाद में एनालॉग और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी इसमें पूछी जाती है। उसके बाद में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसे कि टीवी, रेफ्रिजरेशन, इसके बारे में आपसे पूछा जाता है। एसी, एयर कंडीशनिंग हो गया, इसके बारे में। देखिए, टेक्निकल एबिलिटी का सिलेबस आप अभी ना पढ़ें तो ही बेहतर है, क्योंकि अभी इसका सिलेबस डिस्क्राइब नहीं है कि क्या पूछा जाएगा। ये प्रीवियस ईयर का एक सिलेबस है जिसका अभी रिलेट नहीं कर सकते, क्योंकि पहले ऑफलाइन होता था, अब की बार ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है। तो इसके लिए आपको अभी टेक्निकल एबिलिटी को छोड़ के आपको बाकी के सारे टॉपिक, अर्थमेटिक हो गया, ये रीजनिंग हो गई, जनरल इंटेलिजेंस हो गई, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, या आपको जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर, इस सब पे ज्यादा अभी फोकस कीजिए, क्योंकि इसका टेक्निकल एबिलिटी का सिलेबस अभी डिफाइन नहीं है। अभी नोटिफिकेशन आने तक इसको ना पढ़ें, क्योंकि शायद हो सकता है पैटर्न चेंज हो। इसके लिए आपको बाकी के जो चैप्टर हैं उनको अच्छे से करके रखिए, और जब बाद में सिलेबस आता है उस हिसाब से आपके पास इतना एनफ समय मिलेगा कि आप इसको बाद में भी कर सकते हैं। इसके लिए अभी से जल्दबाजी, टेक्निकल की बुक बहुत सारे लोग खरीदने की पूछते हैं कि कौन सी बुक है, इसके लिए कोई अभी स्टैंडर्ड बुक भी नहीं है, क्योंकि ऑफलाइन मोड में एग्जाम होता था तो किसी को कुछ ज्यादा पता नहीं है। प्रीवियस ईयर फैक्ट सेट अवेलेबल नहीं है, एक दो अवेलेबल था जो मैंने डाला हुआ है, वो आप देख लीजिएगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अभी टेक्निकल एबिलिटी ना पढ़ के बाकी चैप्टरों को पूरा समय दें, उनको अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि वो चैप्टर आपके इस एग्जाम से अलग कोई भी और एग्जाम की तैयारी करेंगे, सब में आपका वो सिलेबस सेम होने वाला है। इसको आप तभी पढ़ें जब इसका नोटिफिकेशन आ जाए, उससे पहले आप कॉमन तैयारी जिस एग्जाम की कर रहे हैं उसकी करते रहें। सब में मैथ्स पूछा जाता है, रीजनिंग पूछी जाती है, जनरल अवेयरनेस पूछी जाती है। इसके लिए आपको टेक्निकल एबिलिटी को अभी समय नहीं देना है, अभी आप बाकी सब्जेक्ट है उन पर समय दीजिए। बात करते हैं हम अर्थमेटिक या मैथमेटिक्स की, उसमें कौन कौन से टॉपिक आते हैं, कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं, वो आज पूरा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अर्थमेटिक में पाइप एंड कस्टम पूछा जाता है, इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद में सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, इसमें से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद में एरिया और नंबर सिस्टम में देखिए एलसीएम, एचसीएफ, बोर्ड मास वगैरह, ब्रैकेट, डेसिमल, सिंप्लीफिकेशन, ये सब नंबर सिस्टम में आ जाता है, इसको भी आपको अच्छे से पढ़ना होगा। और जब भी आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं ये बेस होता है नंबर सिस्टम, आप जब भी तैयारी करेंगे नंबर सिस्टम से ही शुरू करते हैं, इसको अच्छे से पढ़िए, ये आपके आगे भी काम आता है। उसके बाद में बात करते हैं बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा जिसको हिंदी में कहते हैं, उसके क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद में टाइम, वर्क और पार्टनरशिप के क्वेश्चन इसमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद में रेशियो और प्रिपोर्शन देखने को मिलता है। रेशियो प्रिपोर्शन एक ऐसा चैप्टर है जिससे आपके कई सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, लगातार सॉल्व हो जाते हैं। अगर आप उसको आप एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप कई सारे और चैप्टर के टॉपिक भी इससे, क्वेश्चन भी आप इससे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि पार्टनरशिप के ज्यादातर क्वेश्चन रेशियो प्रिपोर्शन से होते हैं, तो इसके लिए आपको रेशियो प्रिपोर्शन अच्छे से पढ़ना होगा। उसके बाद में बात करते हैं तो ये एवरेज आता है एक क्वेश्चन, एवरेज के भी क्वेश्चन रेशियो प्रिपोर्शन से हो जाते हैं। उसके बाद में वॉल्यूम, ये आपका एडवांस का पोर्शन भी कुछ इसमें देखने को मिलता है, वॉल्यूम हो गया, मेंसुरेशन हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, ये सब आपको इसमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद में प्रॉब्लम ऑन ट्रेन आता है, ये भी आपका बहुत सारे क्वेश्चन इसमें रेशियो प्रिपोर्शन से होते हैं। उसके बाद में नंबर एंड एजेस, ये भी रेशियो प्रिपोर्शन से होते हैं। बाकी भी कई सारे मेथड है, लेकिन उससे इजी पड़ता है और सिंपलेस्ट वे है वही उसका। उसके बाद में मिक्सचर और एलिगेशन आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। एलसीएम, एचसीएफ आपसे पूछा जाता है, नंबर सिस्टम का ही पार्ट है ये एक। उसके बाद में टाइम एंड डिस्टेंस आपसे पूछा जाएगा। परसेंटेज बेस होता है,
इसका अर्थमेटिक का वो आपको पढ़ना होगा अच्छे से। सिंप्लीफिकेशन ये नंबर सिस्टम में आ जाता है। उसके बाद में प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट ये चैप्टर आपको पढ़ना होगा। और उसके बाद में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताया था, जैसे ये आपका एडवांस का पोर्शन है, थोड़ा बहुत आता है। उसके बाद में घातांक और कड़ी इंडेक्स एंड सर्ट्स जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, उसमें से भी क्वेश्चन बनता है इधर। और उसके बाद में सिंपल इक्वेशन भी पूछा जाता है, जो कि बेसिक होता है उसका एडवांस का, वो भी आपसे पूछा जा सकता है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन भी आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद में मेंसुरेशन 3D होता है, या सारे स्पेयर वॉल्यूम रोम सब का आपको पढ़ना होगा। मेंसुरेशन से भी क्वेश्चन बनता है। उसके बाद में बात करते हैं जनरल इंटेलिजेंस की। जनरल इंटेलिजेंस में देखिए आपको अर्थमेटिकल कंप्यूटेशन आना चाहिए, मतलब जो कि कैलकुलेशन रीजनिंग होती है कैलकुलेशन बेस, वो आपको आनी चाहिए, उसमें से क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद में डिसीजन मेकिंग क्वेश्चंस, आजकल रेलवे का पैटर्न जब से 2018 से डिसीजन मेकिंग, आर्गुमेंट्स, कंक्लूजन एंड वो बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। कथन निष्कर्ष हो गया, ये सब क्वेश्चन आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं, सिवाय बाकी रीजनिंग के। इस प्रकार की रीजनिंग आपसे ज्यादा पूछी जाती है, आपको इस पर अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी। उसके बाद में रिलेशनशिप कंसेप्ट आपसे पूछा जा सकता है, नॉन वर्बल सीरीज पूछी जा सकती है, नंबर सीरीज आपसे पूछी जाती है, विजुअल मेमोरी होता है वो आपसे पूछा जाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग आपसे पूछी जाती है, फिगर क्लासिफिकेशन आपसे पूछा जाता है। और ये बहुत ही इजी चैप्टर है, जो आपको अच्छा नंबर दे के जा सकता है अगर आप एक बार भी इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। ये दोस्तों ऐसे चैप्टर है जिनको आप एक बार भी अच्छे से पढ़ेंगे, आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होती है इसमें। आप एक बार अच्छे से पढ़िए, आप वहां से इसको कर पाएंगे। उसके बाद में एनालिटिकल रीजनिंग भी इसमें पूछी जाती है। बंद करना करो।